तो हम बात कर रहे थे मार्केट सेपरेशन पर, ठीक है। तो मतलब अगर हम दो मार्केट को स्टडी करें तो ऑटोबान एक स्टैंडर्ड मार्केट है, तो जो यहाँ के लोग हैं वो उस इलास्टिक मार्केट में जाना पसंद नहीं करते, और जो इलास्टिक मार्केट वाले लोग हैं वो इस मार्केट को बहुत महंगा समझते हैं और इस इन इलास्टिक मार्केट में आना नहीं चाहते, ठीक है। तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि मार्केट सेपरेट है, यानी कोई भी सस्ती मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीद कर महंगी मार्केट में लाके बेच नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अगर लोगों को पता लग जाए कि दोनों मार्केट में एक ही तरह की चीज बिक रही है, सस्ती मार्केट के अंदर भी वही प्रोडक्ट है, वही क्वालिटी है उसकी, और जो महंगी मार्केट है उसमें भी वही प्रोडक्ट बिक रही है, तो लोग क्या करेंगे, इस चीज का फायदा उठाएंगे और वो चीजों को सस्ती मार्केट से खरीद कर ला के बेचेंगे कहाँ पर, महंगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। तो ये लिखा हुआ क्या आ गया बेटा, मार्केट सेपरेशन। Firm must be able to split up the groups of buyers and prevent goods from being resold between them। क्या आप बायर्स की ग्रुपिंग कर दो और ये पॉसिबल ना हो आपके लिए कि कोई भी शख्स जो है वो सस्ती मार्केट से गुड्स को महंगी मार्केट में बेच सके। आप जानते हैं कमर्शियल रेट जो है वो, इलेक्ट्रिसिटी का जो कमर्शियल रेट है वो ज्यादा है और डोमेस्टिक रेट कम है। तो ऐसा कभी भी हैस्को होने नहीं देगा कि कोई शख्स जो है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी घर से लाइन लेके किसी दुकान में उसने दी हुई और वो कमर्शियली उसको इस्तेमाल कर रहा हो। दो मार्केट्स उन्होंने क्या कर दी, सेपरेट कर दी। डोमेस्टिक कंज्यूमर अलग कर दिया और कमर्शियल कंज्यूमर अलग कर दिया, और कमर्शियल कंज्यूमर की बिलिंग जो होगी वो हाई रेट पर होगी। ऑब्वियसली चीज एक ही मिल रही है दोनों, ये उनको पता भी है इस बात का, यहाँ तो अवेयरनेस भी है, लेकिन फिर भी मार्केट को इस तरह सेपरेट किया हुआ है कि कोई भी बेनिफिट ना ले पाए। यहां तक बात समझ में आई बेटा? ठीक है। तो अब इस बात को समझने के लिए एक डायग्राम बनाया गया, उस डायग्राम को आप समझ लें। वो डायग्राम क्या है, बेस्ड ऑन द अबव कंडीशंस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इलस्ट्रेटेड लाइक सो। अब ये डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम वैसे तो यहाँ पे इन्होंने बना दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और डिटेल में इसको ला के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने 3 डायग्राम इस तरह पैरेलल बना दिए आपको समझाने के। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिएगा जरा एक चीज को लाजमी। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसको मैंने नाम दिया MR, मार्जिनल रेवेन्यू का। तो अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू के मैंने 2 शेप बनाया है, एक ये और एक ये 2 शेप जो है बैक वक्त जो है 2 किस्म की इलास्टिसिटी को शो कर रहे हैं। ये इनइलास्टिक
को शो कर रहा है और ये इलास्टिक को शो कर रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? रिस्पॉन्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद अब क्या होगा? ये टोटल फॉर्म मतलब यानी ओवरऑल फॉर्म का क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये ओवरऑल फॉर्म है। अच्छा, अब क्या करेंगे आप जानते हैं आउटपुट तय कैसे होगा? ठीक है जी। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू को कट किया किसने? मार्जिनल कॉस्ट ने। तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा, वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा? आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट। यस और नो? क्या कहलाएगा? आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट। रिस्पॉन्स करें। सही है। अब इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया? आउटपुट को तय कर दिया। ये आउटपुट आ गया एक्स एक्सिस पर, ये प्राइस आ गई वाई एक्सिस पर। अब मैं थोड़ा सा समझाने के लिए क्या करता हूँ आपको, इस आउटपुट के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स लगा देता हूँ। 1 2 3। ठीक है, ये आउटपुट मैंने लिख दिया समझाने के लिए आपको। 10 20 30 40 एंड 50। फॉर एग्जाम्पल आप 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं समझाने के लिए, इसको 500 लिख दें, 5000 लिख दें, 50,000 लिख दें, कोई इशू नहीं, समझाने के लिए बात हो रही है। ठीक है बेटा। अब जो अगले दो डायग्राम है ना, उधर आप क्या कर दें, एवरेज रेवेन्यू को ड्रॉ करें इस तरह के, एक मार्केट जो हो इनलास्टिक हो, दूसरी मार्केट जो इलास्टिक हो। समझे? अच्छा, अब मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, मैं एक मार्केट को बोल रहा हूँ इलास्टिक मार्केट, और दूसरी मार्केट को बोल रहा हूँ मैं इनलास्टिक मार्केट। ठीक है जी। अब आप इस डायग्राम में ड्रॉ करें एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि उसके जरिए क्या मिलेगी? हमें प्राइस मिलेगी, आप सब जानते हैं।
ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, एवरेज रेवेन्यू। बल्कि अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर लें मार्जिनल रेवेन्यू भी, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। एक लाइन ड्रॉ की मैंने मार्जिनल रेवेन्यू की, कि ये मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ किया मैंने कौन सा वाला, इलास्टिक वाला, और ये मार्जिनल रेवेन्यू मैंने ड्रॉ किया इन इलास्टिक वाला। ठीक है जी, अब जरा देखिए, अब अगर मैं क्या करता हूँ, आउटपुट वाले पॉइंट को कंटिन्यू करता हूँ, तो ये फर्म जो है टोटल अगर 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो मौजूदा सूरत हाल में बस 50 में से कितने यूनिट्स इलास्टिक मार्केट में प्रोड्यूस कर सेल कर रही है, और कितने यूनिट्स इन इलास्टिक मार्केट में सेल कर रही है। तो इस परपेंडिकुलर को मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। जो किताब में ऐसे लाइन खींची हुई है ना आपके सामने, वो लाइन तो दिख रही है किताब में, लेकिन आपको आउटपुट का पता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करें, जिस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, वहीं से आप इन दोनों मार्केट्स का आउटपुट तय कर लें। ठीक है, यानी कि आप फर्ज कर लें कि 30 यूनिट्स बिक रहे हैं कौन सी मार्केट में, इलास्टिक मार्केट में, और 20 यूनिट्स बिक रहे हैं इन इलास्टिक मार्केट। सही है, इस तरह ज्यूम कर लें। ओके ना, अब इस पे ड्रॉ करते हैं हम क्या, बल्कि इसको, क्योंकि इसमें एवरेज मैं चाहता हूँ एक प्राइस, एक कॉमन प्राइस आ जाए, तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा डायग्राम बनाने में आपको। तो मैं इस पॉइंट को एवरेज रेवेन्यू नहीं, बल्कि मैं इसको मार्जिनल रेवेन्यू वाला पॉइंट ही मान, मार्जिनल रेवेन्यू वाला नहीं बल्कि एवरेज रेवेन्यू वाला पॉइंट मान लेता हूँ। वरना क्या होगा, हमें पहले दोनों मार्केट्स के अंदर असल में क्या है, एक प्राइस दिखानी है, तो वो एक प्राइस दिखाने में या ड्रॉ करने में डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है। ये मैं आपके सामने, इस पॉइंट को मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू के बजाय मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एवरेज रेवेन्यू। तो फिर यही वाली पॉइंट हमारे लिए क्या बन जाएगी, प्राइस बन जाएगी। हमें अलग से प्राइस तय करनी नहीं पड़ेगी, मतलब परपेंडिकुलर को अगर मैं इसको मार्जिनल रेवेन्यू मानता और उससे अलग मैं ड्रॉ करता क्या, एवरेज रेवेन्यू, पर मुझे आउटपुट को प्राइस तक ले जाना पड़ता। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा? तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसके अंदर कि दोनों जगहों पर पहले मैं एक जैसी प्राइस तय नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मैं दोनों जगह पर सबसे पहले एक जैसी प्राइस बताऊं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, प्राइस पी चार्ज की जा रही है दोनों मार्केट के अंदर, और मार्केट, इलास्टिक मार्केट का आउटपुट 30 है, और इन इलास्टिक मार्केट का आउटपुट जो है वो क्या है, वो 20 है। अच्छा,
अब होगा क्या, फर्म को क्या कर रहा है, फर्म को इस मार्केट में प्राइस बढ़ानी है, तो यहां से सप्लाई कट करनी पड़ेगी, और फर्म को इस मार्केट में प्राइस कम करनी है, तो यहाँ सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर फर्ज कर लेते हैं फर्म क्या करती है, 20 यूनिट इन इलास्टिक मार्केट से निकाल कर भेज देती है कौन सी मार्केट में, यानी यहां से 20 यूनिट कम कर दिए, जवाब दे, और वो 20 यूनिट कहां भेज दिए, इलास्टिक में। तो क्या हो गया, इलास्टिक में आउटपुट 30 से 40 हो गया, और इन इलास्टिक में आउटपुट जो है वो 20 से कितना हो गया, 10 हो गया। तो इन इलास्टिक मार्केट में प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम हो, प्राइस सप्लाई कम होने की वजह से क्या हो गई, प्राइस बढ़ गई, प्राइस इंक्रीज कर गई। ये प्राइस पी थी, पी से क्या हो गई, पी डैश हो गई, और ये प्राइस पी थी, और यहाँ पी से प्राइस पी डबल डैश हो गई। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को बेटा, यस और नो, रिस्पॉन्स करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इस मार्केट में डिमांड क्या थी, इलास्टिक थी, तो यहाँ प्राइस कम करने से टोटल रेवेन्यू आपका जो होगा वो पहले से ज्यादा आएगा। और यहाँ ये मार्केट जो थी, ये इनलास्टिक मार्केट थी, यहाँ पर प्राइस बढ़ने से जो टोटल रेवेन्यू होगा वो पहले से ज्यादा होगा। इस तरह फर्म अभी भी 50 यूनिट ही बेच रही है, लेकिन वो 50 यूनिट बेचकर पहले से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो ये मोनोपोलिस्ट को एक फायदा होता है किस चीज का, टू परफॉर्म व्हाट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या ये बात समझ में आती है बेटा सब लोगों को? तो मैंने इसको बहुत स्लो समझाया है इसलिए कि थोड़ा टेक्निकल डायग्राम था इसलिए, और इसको ड्रॉ करते वक्त बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। तो इट मींस बिग अभी भी 50 यूनिट रहे हैं, लेकिन 50 यूनिट जो है वो पहले से ज्यादा क्या कर रहे हैं, आउटपुट, ये पहले से ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो इस चीज का नाम बेटा क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब इस चीज को देख लें आप यहाँ पर, इन्होंने ये इस डायग्राम में ये नहीं बताया कि कैसे कीमतें बढ़ रही हैं और कैसे कीमतें कम हो रही हैं। हमने जो डायग्राम बनाया उसमें हमने बाकायदा क्या किया है, कीमतें, एक मार्केट का आउटपुट दूसरी मार्केट में ट्रांसफर होने से एक मार्केट में कीमतों में इजाफा हो रहा है, और दूसरी मार्केट में कीमतों में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ गया, what is important to note here is that the demand is more elastic in market A। market A को elastic बोला गया, हमने भी सबसे पहले market A रखी हुई है, and therefore the monopolist charge a lower price in order to maximize profit। in market B demand is more inelastic, meaning it charges higher prices। without price discrimination monopolists would charge just one price to both market A and B। अब देखें, ये वन प्राइस की बात तो कर रहा है इस स्टडी टेक्स्ट में, लेकिन वन प्राइस हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। ये वन प्राइस अगर है तो, लेकिन ये अगर इसको आप वन प्राइस मान लेते हैं तो ये तो आउटपुट वाला पॉइंट है ना, ये तो आउटपुट तय कर रहा है, ये तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का वो पॉइंट है जिससे आउटपुट तय हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में हमने इसको वन प्राइस दिखाया है। अगर आप गौर करें कि ये एक प्राइस है, और जैसे ही मोनोपोलिस्ट परफॉर्म कर रहा है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे, यहां से आउटपुट कम करके
इस मार्केट में आउटपुट बढ़ाकर, तो जिस मार्केट में आउटपुट बढ़ रहा है वहाँ प्राइस गिर रही है, जिस मार्केट में आउटपुट कम हो रहा है वहाँ प्राइस बढ़ रही है। तो क्या करेगा मोनोपोलिस्ट, इन इलास्टिक मार्केट से सप्लाई कट कर देगा ताकि वहाँ कीमतें बढ़ जाएं और उसको ट्रांसफर कर देगा इलास्टिक मार्केट में ताकि वहाँ कीमतें कम हो जाएं। तो एंड रिजल्ट का क्या होगा कि वो टोटल उतनी ही क्वांटिटी बेचकर पहले से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा और उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट तो वही होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्या कहेंगे आप सब? ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने बेटा मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ सारी गुफ्तगू आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका मोनोपोली का एक मेन टॉपिक जो है कवर हो गया। उसके बाद आपके पास जो है वो ओलिगोपोली है, उसके फीचर्स हैं। ये फीचर्स वगैरह जल्दी मतलब समझ लें। मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम मेनली डायग्राम तो हम सीख चुके हैं इसके। ठीक है, तो जो इनके फीचर्स वगैरह हैं इसको आप स्टडी करें, रीड करें यहाँ से। बाकी जो डायग्राम वगैरह हैं बुनियादी तौर पर मैंने आपको समझाए में, अगर आप देख लें तो आपको ये बात कवर हो जाएगी यहाँ पर। नहीं बेटा, फिर इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मार्केट में फर्क होना चाहिए ना। अभी आप मार्केट की इलास्टिसिटी पढ़ कर आए हो ना, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करके अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कंडीशन यही है ना, एक मार्केट इलास्टिक हो दूसरी इलास्टिक हो, दोनों की इलास्टिसिटी मुख्तलिफ, तो ऑब्वियसली एक में प्राइस कम होगी और एक में बढ़ेगी। तो आउटपुट एक जगह से कम करोगे तो क्या होगा, वहां प्राइस बढ़ेगी। जहां आउटपुट ले जाओगे वहां ऑटोमेटिक प्राइस में क्या होगा, इजाफा होगा। तो आप एक मार्केट का आउटपुट दूसरी मार्केट में ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है किंग डिमांड कर्व, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इसमें लेके जाएं तो ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसके डायग्राम्स को मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। कहां पर, इम्परफेक्ट मोनोपोली के डायग्राम और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डायग्राम मैंने आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से पहले दिखा दिया था। वही बात है आपके सामने। ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया, आउटपुट आ गया, आउटपुट वाला पॉइंट गया, एवरेज रेवेन्यू तक प्राइस आ गई, एवरेज कॉस्ट ने कट किया, आउटपुट वाला पॉइंट गया, एवरेज कॉस्ट तक, कॉस्ट आ गई। ओ पी ए क्यू टोटल रेवेन्यू, ओ सी बी क्यू टोटल कॉस्ट, सी पी ए बी टोटल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यस और नो? ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया, मार्जिनल रेवेन्यू का आउटपुट आ गया, आउटपुट वाला पॉइंट टच किया किसको, एवरेज रेवेन्यू को, प्राइस तय हो गई। लेकिन जानते हैं उसी पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट जो है टेंजेंट है किसको, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्यू से लेके ए तक का फासला ही एवरेज रेवेन्यू है, क्यू से लेके ए तक का फासला क्या एवरेज कॉस्ट है। ओ पी ए क्यू टोटल रेवेन्यू, ओ पी ए क्यू टोटल कॉस्ट, द फर्म इज अर्निंग व्हाट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। यस और नो? बताइए सब लोग। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये लॉस भी आपके सामने आ गया। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऊपर ड्रॉ की गई है, एवरेज रेवेन्यू तो ऊपर है, तो ये जो B1 से BA तक का, A1 तक का डिफरेंस है वो एवरेज लॉस है, और P1 C1 A1 B1 जो है वो आपका लॉस है, सब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो डायग्राम मैंने आपको जो बुनियादी तौर पे थे वो डायग्राम मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे, फिर उसको आपने रेलेवेंट जगह पे क्या करना है, फिट करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन एरिया कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक क्लास पे और लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। ठीक है, आप इसको क्या करें, एक दफ़ा रीड करें, पढ़ें, फिर जो भी क्वेश्चन हो बिल्कुल रिवाइज जरूर करेंगे लाजमी। ठीक है ना?
तो उसके बाद इस पे अभी तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी एएफसी का पॉइंट सारा मसला है और अभी हम पर अच्छा खासा इसमें बर्डन है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा हमारे पास बाकी है। लेकिन इंशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना आसान हो जाएगा अगर आपके माइक्रो के कॉन्सेप्ट अच्छे बन चुके हैं तो। ठीक है, तो जहाँ तक गुफ्तगू सारी बेटा हो जाएगा, फिक्र ना करो। अभी आप बेटा रोहन एएफसी के एग्जाम पे फोकस करो फिलहाल। एक दफा वहां से रिलीज टेंशन रिलीज होगी ना, फिर ऑटोमेटिकली आपका माइंड बन जाएगा। ठीक है, आपका कितने पेपर है बेटा रोहन इसके? चलो मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पर, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे अगली क्लास में होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।